नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मेरा धारावाहिक का 29वां भाग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे धारावाहिक के सारे भाग पसंद आए होंगे और आपने क्रमवार सुने होंगे। यदि किसी कारणवश कोई भाग रह गया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो प्रस्तुत है धारावाहिक का अगला भाग। हालांकि मालती ने जब दफ्तर में ज्वाइन कर लिया तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसे यह डर था कि ज्वाइन तो उसने मायके से किया है, उसके ससुराल में अब क्या कैसे होगा, उसकी सास क्या कहेगी। वो अपने मायके से रोज आना तो दफ्तर तो जाने लगी थी, घर में रुचि को वह चाची चाचा के पास में ही छोड़कर जाती थी। अपने सपने को सच होता देख एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिलने से उसके मन को बहुत संतुष्टि मिल रही थी। एक रात तो सपने में उसके पापा और मम्मी दोनों आए थे और दोनों ये जान चुके थे कि मालती को भी सरकारी नौकरी मिल चुकी है। वो दोनों उसे बहुत प्यार कर रहे थे। घर पहुंचने पर जब भी वो अपनी बेटी रुचि को आराम से लेटा हुआ या सोता हुआ पाती थी तो उसके मन को बहुत खुशी होती थी। मालती को यूं लग रहा था उसके सारे सपने अब पूरे हो गए हैं। अब वो घर जाते ही रसोई के काम में लग जाती थी। मालती का मन चाची का बहुत बहुत धन्यवाद करता था। उसे लगता था कि उसने उसकी बेटी रुचि को कितने अच्छे से संभाला हुआ है। गुड़िया ने बहुत सुंदर सुंदर कॉटन की प्यारी प्यारी कढ़ाई करके रुचि के लिए कपड़े बनाए थे। रवि उसके बाद तो घर नहीं आए थे और अब मालती को यही डर लगता था कि ससुराल में उसकी सासू माँ उसे कैसे नौकरी करने जाने देंगी और वहाँ पर रुचि को संभालेगा कौन। अभी तक तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि रवि ने घर में उसके नौकरी मिलने की सूचना दे भी दी है या कि नहीं। अगले रविवार को छुट्टी वाले दिन जब मालती रुचि के साथ सो रही थी तभी वह अपनी सासू माँ की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसकी सासू माँ और ससुर जी शायद तभी घर पर आए थे। वो जब उठी तो उसने देखा चाचा जी और चाची जी उसके ससुर के साथ बैठे हुए थे। आकर मालती ने उन दोनों के पैर छुए तो सासू माँ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या तुमने कोई नौकरी ज्वाइन करी है? जी हाँ, जवाब देने पर वह बहुत ज़ोर से चिल्लाई, हमारे घर में कोई पैसों की कमी है क्या जो औरतों को काम करना पड़े? तुम्हारे पास तो अब काम करने के लिए, ख्याल रखने के लिए एक बेटी भी है, उसे छोड़कर नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें घर पर खाने को नहीं मिल रहा था? लेकिन मम्मी, ये किसी दुकान की नौकरी नहीं है, मैंने बहुत मेहनत करी थी तभी तो मुझे ये सरकार की नौकरी मिली है और मेरे मम्मी पापा की यही इच्छा थी। इससे पहले कि सासू माँ और ज़ोर से चिल्लाती, चाची ने ही बात को बीच में रोकते हुए कहा, अजी सरकारी नौकरी तो बड़ी किस्मत से मिले है और चाहे कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे हमने और चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, सरकारियों के आगे तो उन्हें भी झुकना ही पड़ता है। और आज के समय में तो आदमी और औरत सभी काम करे हैं और मालती काबिल थी तो अपनी काबिलियत के भरोसे पर इसने नौकरी कर ली, तो इसमें बुराई क्या करी? आप भी तो घर में अकेली रहती हो, आपको भी एक बालक का साथ मिल जाएगा और ये आराम से नौकरी कर पाएगी। आपके घर में माना कोई कमी ना है, लेकिन मालती नौकरी घर चलाने के लिए तो ना कर रही है, वो तो अपना सम्मान चलाने के लिए कर रही है। सासू माँ को शायद ये उम्मीद नहीं थी
उनके ख्याल से तो मालती का कोई भी नहीं था। फिर भी उन्होंने मौके की नज़ाकत को समझा और शायद उसके ससुर भी चाचा से कोई बहस नहीं करना चाहते थे, तब तो वो चुप हो गई। उन्होंने मालती से कहा, जल्दी ही घर आ जाना। मालती को बहुत डर लग रहा था। उनके जाने के बाद उसने चाची से कहा, चाची, ससुराल जाने के बाद अगर मैं नौकरी नहीं कर पाई तो? चाची ने कहा, मैं तो तब भी तेरी शादी वहाँ ना करना चाह रही थी। भले ही रवि कितना भी अमीर हो, शादी विवाह हमेशा बराबर वालों में होते हैं। चल, हम जाति पाति भी भूल जाते। तेरे सामने गुड़िया है, पर बराबरी का घर तो होता तो कोई परेशानी ना होती। अब मैं तेरे साथ हूँ। अगर नौकरी भी ना करेगी तो क्या उनकी गुलामी करेगी? ठीक है, ससुराल चले जाना। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो इस बालक को मैं रख लूँगी। लेकिन मालती को ये भी तो नहीं मंजूर था। रह रहकर उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या उसकी आज़ादी की कीमत उसकी नन्ही रुचि का बंधन है? उसकी आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी और उसे भविष्य का कोई और छोर कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो रोजाना रुचि को चाची के पास छोड़कर जाती थी और मन ही मन कभी तो बहुत डरती थी, कभी वो निराश हो जाती थी। उससे समझ नहीं आ रहा था वो डिपार्टमेंटल इम्तिहान देकर आगे बढ़ने की तो छोड़ो, वह अपनी ये मिली हुई नौकरी को ही कैसे चला पाएगी। रवि से भी उसको कोई साथ मिलने की उम्मीद नहीं थी और सासू माँ बेटी को प्यार करेगी, ऐसा भी कुछ संभव होता नहीं दिख रहा था। उनको तो पोते की इच्छा थी। पोती को तो वो तब भी रात में देखने नहीं आती थी, तो पूरा दिन कैसे रखेंगी। उसके बाद में रवि एक बार और आया था और उसने मालती को 15 दिन बाद अपने साथ ले जाने के लिए कह दिया था। उसने कहा था कि मम्मी कह रही हैं कि अब लेकर के आ जाओ बहू को। हालांकि रवि ने यह विश्वास दिलाया था कि घर में रुचि के लिए भी कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। बाकी के दिन मालती के यूं ही डरते हुए बीते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था अब होगा क्या। 15 दिन बाद जब रवि वर्मा मालती को अपने साथ करोल बाग वाली कोठी में लेकर गया तो पहली बार मालती जाते हुए चाची के गले लगकर बहुत जोरों से रोई थी। गले लगाते हुए उसको चाची में भी माँ का ही प्रतिरूप दिख रहा था और शायद वो चाची को कहीं गलत तो नहीं समझ रही थी। वो तो माँ ही थी, पता नहीं कैसे होनहार ने उसको क्या दिखा दिया था। खैर, ससुराल आने पर जब उसने सासू माँ और ससुर जी के पैर छूकर अपने में कमरे में चली गई तो औपचारिकतावश ससुर जी ने तो रुचि को गोदी में भी लिया था, लेकिन सासू माँ ने यह कहकर कि उन्हें जुकाम खांसी हो रहा है, कहीं बच्चे को ना लग जाए, ऐसा कहकर उन्होंने तो रुचि को गोदी में भी नहीं पकड़ा था। मालती को दूसरे दिन दफ्तर जाना था। उसने रवि वर्मा से पूछा, मैं कल सवेरे बच्ची को कहाँ छोड़कर जाऊंगी? रवि ने मम्मी से पूछा, मालती के जाने के बाद रुचि को कौन रखेगा? मालती जब तक जाएगी तो रुचि को कहाँ छोड़कर जाएगी? मम्मी ने रवि को जवाब दिया, पापा के ऑफिस से चौकीदार की बहन कल से बच्ची को संभालने के लिए आ जाएगी। ठीक है, मालती ने भी सुन लिया था। दूसरे दिन मालती तो 8 बजे दफ्तर के लिए तैयार हो गई, लेकिन चौकीदार की बहन तो आई ही नहीं थी और रवि सो करके भी नहीं उठा था। छोटू ने रसोई में जाकर चाय तो बना दी थी, लेकिन मालती के लिए कोई लंच भी तैयार नहीं था। जल्दी से मालती ने एक पराठा अचार के साथ अपने लंच के लिए रख लिया था। हालांकि रवि ने सोते हुए कहा था कि वह आ जाएगी, तुम रुचि को यूं ही छोड़ जाओ, लेकिन एक माँ का मन था। बिना किसी को जिम्मेदारी दिए वो अपनी बच्ची को कैसे छोड़कर जा सकती थी। उस दिन 10 बजे तक भी कोई नहीं आया। 10 बजे के बाद रवि उठा तो उसने मालती को रोते हुए पाया। मालती ने कहा, इस तरीके से तो मैं दफ्तर जा ही नहीं पाऊंगी।
दफ्तर का कोई समय होता है, ऐसे थोड़े ही ना कि मैं जब मर्जी जा सकती हूँ। लेकिन 12 बजे तक चौकीदार की बहन आई और उसने कहा, मुझे बस मिलने में बहुत देर हो जाती है, आप चाहो तो मैं यहाँ ही रह सकती हूँ। अब कोई भी फैसला मालती थोड़ी ही ना कर सकती थी। उसने जाकर सासू माँ से खुद बात करी कि इस तरह से मैं रोज़ाना दफ्तर कैसे जा पाऊँगी। आप चौकीदार की बहन लाजो को भी यहाँ ही रहने दो ना। सासू माँ का सपाट सा उत्तर था, अब घर के काम करने के लिए कोई और आती है, छोटू भी घर में रहेगा, अब इसे भी घर में रख लूँ। ये भी क्या बात हुई भला, घर को फैक्ट्री बना दूँ जिसमें सारे कारीगर कामगार जब मर्जी आएंगे जाएंगे। हम तो बस यहाँ नौकरों की संख्या ही बढ़ाते रहें और हमारी बहू रानी घर देखने की बजाय बाहर यूं ही धक्के खाती रहे। लेकिन तब तक रवि भी उठकर बाहर आ गया था, तो सासू माँ की तेज होती हुई आवाज़ थोड़ा धीमी हो गई थी और रवि के आग्रह पर उसने कहा, ठीक है, ये पीछे वाले कमरे में लाजो रह लेगी और छोटू उस बरामदे में सो जाया करेगा, जल्दी ही कुछ और इंतज़ाम कर लेंगे। पूरा दिन बच्ची को खिलाते हुए मालती बहुत डर रही थी कि जाने अब उसका भविष्य क्या और कैसा होगा। मालती को नौकरी करना जितना आसान लग रहा था ना, वास्तव में उतना आसान था नहीं। रवि भी आजकल पापा के साथ या कई बार तो पापा के बाद भी देर रात तक ही आता था। मालती को उसके इंतज़ार में देर तक ही जागना पड़ता था और बच्ची को भी दफ्तर से आने के बाद में संभालना ही पड़ता था। सबकी नज़रों में तो काम के लिए लाजो को रख लिया गया था, लेकिन जल्दी ही सासू माँ ने और वर्मा जी ने भी यही कहा, घर में दो दो नौकरों की क्या ज़रूरत है। इसलिए छोटू को वर्मा जी ने अपने शोरूम में ही बुला लिया था और अब वह अधिकतर शोरूम में ही रहता था। शनिवार इतवार को ही कभी कभी आ जाता था, तो पूरे घर की सफाई इत्यादि एक बार करवा लिया करता था। कहने को तो लाजो बच्ची को संभालने के लिए रखी गई थी, लेकिन अब वह पूरा दिन घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। रुचि को भी पूरा दिन सोने की आदत थी, जाने उन्होंने आदत ही ऐसी डाल दी थी। तो मालती जब दफ्तर से आती रुचि को संभालती, क्योंकि रुचि पूरा दिन सोई होती थी, इसलिए पूरी पूरी रात ही कई बार जागती रहती थी और उस बच्ची को देखने के लिए मालती के पास उसके सिवा कोई और होता ही नहीं था। रवि तो कई बार बच्ची की आवाज़ से ही परेशान होकर मम्मी पापा के साथ वाले कमरे में ही सो जाता था। सुबह क्योंकि 9:30 बजे तक पहुंचने के लिए मालती को लगभग 8:30 तक तो घर से निकलना ही होता था। अब तक उसको अपना खाना भी खुद ही बनाना होता था, क्योंकि अगर वह लाजो को रुचि को संभालने को दे दे तो लाजो सवेरे की चाय भी नहीं बना पाती थी, तो अब वो भी मालती को ही बनाना पड़ता था। अब ना तो उसे दिन का होश था और ना ही रात का आराम। लेकिन मालती के दुख को कोई क्यों कर समझता, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि वो नौकरी करे। वो तो चाहते थे कि मालती परेशान होकर के नौकरी छोड़ दे, जाने किस मजबूरी में उन्हें हाँ करनी पड़ी थी। इतनी मेहनत करने के कारण मालती के चेहरे पर भी अब थकान की लकीरें साफ दिखाई देती थी। रवि भी उससे अब दूर दूर ही रहने लगा था। अब वो उससे जब भी बात करता तो हमेशा चिढ़कर और डांट कर ही करता था। कई बार तो दफ्तर से घर आई तो वह देखती थी कि रुचि के कपड़े तक नहीं बदले गए और वो जाने कब से गीले और गंदे में ही सो रही थी। लाजो को डांटती तो लाजो स्पष्ट कह देती थी, सारा दिन माँ जी के काम के कारण मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। थकी हारी बुझे मन से वो खुद ही काम करती और सासू माँ की डांट अलग सुनाई पड़ती कि जब तुमको खुद को तो अपनी लड़की की फिक्र है नहीं और दूसरों से उम्मीद करती हो कि सब इसका ख्याल रखेंगे। और उस दिन तो हद ही हो गई जब उसने देखा कि खांस कर रुचि ने उल्टी कर रखी है और उसको बुखार भी है। गुस्से में उसने जब सासू माँ से और लाजो से कहा, तुमने इसको दवा भी नहीं दी, तो सासू माँ ने स्पष्ट कह दिया, लड़की मरे भगवानों की, लड़कियाँ यूँ ही न मरा करती,
और अभी तो उल्टी ही तो आई थी, मेरे सर पर चढ़कर आने की क्या ज़रूरत है। निकम्मी कामचोर मिडिल क्लास मेंटेलिटी। उस दिन तो रवि ने भी ये सब कुछ सुना था, और जब उसने रवि को कहा देखो हमारी बच्ची इस हाल में है, तो रवि ने सुनने की बजाय उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहा, बच्ची क्या, तू खुद भी तो देख ले, तू किस हाल में है। दफ्तर में जो साड़ी पहन कर गई है वो तक फटी पड़ी है। माँ सही कहती है, मुझे अनाथ आश्रम की कोई लड़की लानी ही नहीं चाहिए थी। अपनी शक्ल देख, लाजो भी तेरे से सुंदर लग रही है। आई बड़ी लड़की की माँ। मालती ने बिना कोई बहस करे, आंखों में आंसू भरे, खुद ही रुचि को डॉक्टर को दिखलाया। रुचि का दूध का डिब्बा भी पूरा ख़त्म हो चुका था। मालती ने जब लाजो से पूछा क्या आज रुचि ने दूध नहीं पिया, तो लाजो ने कहा नहीं, इसका दूध तो परसों ही ख़त्म हो गया है। ये तो माँ जी ने कहा था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को थोड़ा सूजी का शीरा वगैरह बना कर दे दे। ओह, एक तो बच्ची बीमार थी, उसे खुद ही भूख नहीं लग रही थी, इसका मतलब उसे कुछ खिलाया भी नहीं गया। मालती गुस्से में बोली कि बच्ची के लिए कम से कम दूध तो मंगवा लेती। कौन मंगवाएगा, तू तो सारा दिन भटकती रहती है नौकरी के बहाने, जाने कहाँ जाती है, आती हुई दूध भी लेकर आ जाती। हालांकि यह बात मालती ने रवि से कही थी, पर जवाब दिया था सासू माँ ने। दिन प्रतिदिन मालती की परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी, और धीरे धीरे रवि का हाथ भी खुलता ही जा रहा था। वो जब तब मालती को एक झापड़ रसीद कर देता था, और ज़िंदगी हर दिन पहले दिन से ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी। धन्यवाद जी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आने पर कृपया कमेंट में सूचित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी।